किताब वही और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसके अंतर्गत आज हम रीतिकाल पढ़ने जा रहे हैं। समय रहा 1700 से 1850। सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं कि रीतिकाल आखिर है क्या चीज़। कि रीतिकाल में निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली में कविता करना साहित्य की प्रधान प्रवृत्ति हो गई थी। इसमें जो बीज शब्द है वो है कि निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली। इस काल में रीति, कवित्व रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन हो गया था। लगता है रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए इस काल को रीति काल कहा। लक्षण ग्रंथों में कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण किया जाता था। इस काल में काव्यांग निरूपण को कविता करने का बहाना बना लिया गया है, यानी लक्षण ग्रंथों को लक्ष्य ग्रंथ भी बना लिया गया है। इस काल की कविता प्रधानतः श्रृंगार रस की है। इस काल की कविता रचना में श्रृंगार और रीति एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, इसे जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थीं, और दूसरा वर्ग राजा, रईस, नवाब या भोक्तृत्व का सहायक था। दोनों का परस्पर संबंध क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया लगभग अलग हो गई। इन दो वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्राय उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था, किंतु भोक्ता वर्ग की स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करता था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता होना चाहिए था। द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। संस्कृत में लक्षण ग्रंथ आचार्य लिखते थे, कवि नहीं। वे निरूपण की प्रक्रिया में लक्षण बताकर उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध कवियों की रचनाएं अपनी बात को सुस्पष्ट या प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करते थे। हिंदी में ये प्रवृत्ति भिन्न रूपों में चली। यहाँ लक्षण ग्रंथों में लक्षण भी अपने और उदाहरण भी अपनी ही कविताओं के होते थे। लक्षण तो परंपरा से प्राप्त होते थे, उन्हें ग्रंथकार अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते थे, किंतु कविताओं में उनकी मौलिकता होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार वस्तुतः कवि थे। आचार्यत्व को तो उन्होंने कविता करने का बहाना बना लिया था। फलतः हिंदी में आचार्य और कवि दोनों एक ही व्यक्ति होने लगे। इस प्रणाली से इस काल में प्रचुर एवं उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस काल में भक्ति में से धार्मिकता का तत्व क्रम से कम होता गया। फलतः भक्ति जो मूलतः प्रेम है, धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में परिवर्तित होती गई। दरबार में पहुंचकर वह व्यापक अर्थ में लौकिक प्रेम भी नहीं रह सकी। उस समय हिंदी क्षेत्र में छोटे छोटे राजे, नवाब थे जो केंद्रीय सत्ता द्वारा अनुशासित होते थे। वे वीर गाथाकालीन सामंतों की तरह आपस में लड़ नहीं सकते थे। वे अपने झूठे पराक्रम, दान की प्रशंसा पर कविताएं सुनने और भोग विलास का उद्दीपन करने वाली रचनाओं में ही रुचि रखते थे। ऐसा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है, जो आश्रयदाताओं की रुचि को ध्यान में रखकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रचा जाता है। दरबारी कविता में एक रसता तो होती ही है, उसमें प्रधानतः मुक्तक ही रचने का अवकाश होता है, क्योंकि कवियों में आश्रयदाताओं को तत्काल प्रसन्न करने की होड़ होती थी। इसलिए चमत्कार, प्रियता, आलंकारिता, अतिशयोक्ति आदि दरबारी कविता की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। शिवाजी, छत्रसाल जैसे
आश्रयदाता पराक्रमी थे, तो भूषण की कविताएं भी श्रृंगारहीन होकर भी वीर रसात्मक हैं। लेकिन यह समझना भूल होगी कि इस काल की सभी रचनाएं दरबारी है। वस्तुतः दरबारीपन का विरोध भी इस काल की कविता में मिलता है। उत्कृष्ट प्रेम की कविताओं की भी कमी नहीं है रीतिकाल में। दरबारीपन तो रीतिकाल की एक प्रवृत्ति ही है। रीतिकाल में प्राकृत अपभ्रंश की शुद्ध इहलौकिक काव्यधारा फिर से प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती जैसी मनोहारी सामान्य गृहस्थ जीवन की श्रृंगारिक रचनाओं की परंपरा रीतिकालीन रचनाओं में भरपूर मिलती है। इनमें लोक जीवन में व्याप्त पारिवारिक प्रेम, मिलन, विरह आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। रीतिकाल ऐसे सरस मुक्तकों की दृष्टि से हिंदी का सर्वाधिक संपन्न काल है। इस काल में साथ ही साथ भक्ति काव्य भी रचा जाता रहा। अवश्य ही रीतिकालीन भक्ति काव्य में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य की अग्नि नहीं है, वह भी दरबारीपन से धूमिल है। इसमें कबीर, सूर, जायसी, तुलसी की व्यापकता ढूंढने पर आपको निराश होना पड़ेगा। इस काल की कविता का परम उत्कर्ष प्रेम के रीति मुक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है। ये कवि प्रेम के पीर के कवि हैं और इनकी विरह भावना सूफी कवियों जैसी है। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर इसी धारा के कवि हैं। रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा जाता है: रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा, रीति मुक्त धारा। रीतिबद्ध धारा क्या होती है? इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं, जैसे केशव, पद्माकर, मतिराम आदि। ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि थे। रीति सिद्ध धारा, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं। बिहारी ऐसे ही कवि हैं। रीति मुक्त धारा, इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं, न ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के, विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। कवित्त, सवैया, दोहा आदि प्रमुख छंद हैं। रीतिकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। दरबारी कविता प्रधानतः मुक्तकों में है और अलंकार बहुल है। शिव कवि नामक एक अज्ञात प्राय कवि ने कहा है: लिच्छिमि तिहारी एक कृपा के कट्ठा छबीनु, केते क्रूर धूर तन के बदन धाइवे पर, झूठे मही पालन के झूठे गुण गाय गाय, बानी जग रानी तासो बेर ठानी बे परे, कहे शिव कवि दाता सूम को बखानियत, रनते विमुख सुर ठहराई बे परे, काहू के न धंधन के निज पेट धंधन के, दौलत के मधंधन के ठिग जाई बे परे। रीति काल के प्रमुख कवियों का परिचय। केशवदास 1555 से 1617। तो इनका याद रखने का सीधी सी बात है कि 1555 के बाद में 1617, बीच में 55 रखना है। 1555 1617। केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के बड़े भाई इंद्रजीत के सभा कवि थे। किसके सभा कवि थे? इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनका बहुत सम्मान था। केशवदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं: कविप्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका तो प्रसिद्ध है ही, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। कविप्रिय और रसिक प्रिय काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि कविप्रिय की रचना इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। केशवदास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उसे भक्ति साहित्य की ओटी में रखना उचित नहीं जान पड़ता। केशव
का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्णेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। केशव ने यही किया और इसलिए वे हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। वे काव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुकरण करके भाम आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है, वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण है। केशवदास की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। इसकी रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है। पृथ्वीराज रासो के समान इसमें छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवाद से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण है। जैसे भरत के कई का यह प्रश्नोत्तर, मात कहाँ नृपतात, गए सुरलोकई, क्यों, सुत्सोक के लिए। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशवदास दरबारों के वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में वे प्राय चूक जाते हैं। कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्राय वे चूक जाते हैं। वाग विदग्धता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सहृदयता को कुंठित कर देती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला ही नहीं था। हालांकि शुक्ल ये बात कहते हैं, लक्षणों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं सहृदयों को प्रभावित करने में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि 1609 से चली। बिना रुके परंपरा जो चली वो चिंतामणि से चली। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेकर विवाद होता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिकारीदास 18वीं शती, ग्रंथ नाम इनका काव्य निर्णय है। तोष 1634, ग्रंथ नाम इनका सुधानिधि है। कुलपति 1670, ग्रंथ नाम इनका रस रहस्य है। सुखदेव मिश्र, इनके ग्रंथ का नाम रसार्णव है। इनके उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रलोक, कुवलयानंद है। इनके आधार पर इन ग्रंथों की रचना हुई है। अब बात आती है सेनापति की, 1584 से 1688। सेनापति का जन्मकाल 1584। इनकी रचनाओं से लगता है कि यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ, किंतु बाद में ये विरक्त हो गए। इनकी दो रचनाएं हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्राय उद्दीपन के अंतर्गत किया है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले ऐसे कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है। यह सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। रामकथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं। एक पंक्ति में उन्होंने शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से दी है। राम कैसे सो जस अद उरद गगन है। ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का यह वर्णन देखिए कि सेनापति उनय नय जलद पावन के, चारेहों दिशान घुम रत भरे तोय के, शोभा सह रसाने न बखाने जात केहू भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोय के, घन सो गगन छप्योती मेरे सगन भयो, देखे न परत मनो रवि गयो खोय के, चार मासी भरी शाम निशा को भरम मानी, मेरे जानी याही ते रहत हरि सोई के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सफल होइए।